हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम कवर करेंगे PIB न्यूज़ को। फेमस न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण एंड हिंदू में जो न्यूज़ चर्चा में उसे हम कवर करेंगे। न्यूज़ ऑन एयर आकाशवाणी पर जो भी न्यूज़ चर्चा में है उसको हम कवर करेंगे। नेशनल इंटरनेशनल डेज एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो भी चर्चा में है उनको हम कवर करेंगे। तो आई होप आप वीडियो को डेली पसंद करते हो। अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। आपके वीडियोस लाइक कर देने से हमें पता लगता है और आपकी हमारी नेक्स्ट वीडियो और अच्छी से बनाने के लिए हमें इंस्पिरेशंस मिलती हैं। इसके अलावा आप अपनी क्वेरीज हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट में। आई होप मैं आपकी क्वेरीज़ को मैं सारे मैसेज को चेक करूं और आपकी जो भी क्वेरीज हो मैं उनको दूर करने का प्रयास करूंगा। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। संजीव सान्याल को प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का सदस्य बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं। संजीव सान्याल वित्त मंत्रालय के प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। यह नियुक्ति 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए की गई है। वह इससे पहले ड्यूश बैंक में प्रबंध निदेशक थे। EACPM मतलब आर्थिक सलाहकार परिषद जो है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो PM की है, वो आर्थिक मामलों पर प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित एक स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, तो संजीव सान्याल बने हैं, अब इन्हें पूर्णकालिक सदस्य बना दिया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने कॉमन सर्विस सेंटर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। CSC कॉमन सर्विस सेंटर रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा विभाग, ठीक है, ने CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह पूरे देश में 4 लाख से अधिक सामान्य सेवा केंद्रों कॉमन सर्विस सेंटर में पेंशन प्रशासन प्रणाली स्पर्श जिसका नाम रखा गया है, ठीक है, तो याद रखिए ये भी स्पर्श क्या है, पेंशन प्रणाली है रक्षा मंत्रालय की। इस पहल के तहत पेंशन सेवाओं को ऑनबोर्ड करेगा। कोटक महिंद्रा बैंक के साथ भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसके तहत वे सेवा केंद्र स्थापित करेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है और इस योजना का नाम क्या रखा गया है, स्कीम का नाम क्या रखा गया है, स्पर्श। तो पूछा जा सकता है, स्पर्श वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद रखिए स्पर्श को। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। फरवरी 2022 में दुबई में खुला म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। ये आप देख सकते हो, ये म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर है, इसकी इमेज है। फरवरी 2022 में दुबई ने अपना पहला म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर खोला है। एक ऐसी संरचना के रूप में है यह जिसे वह दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत कहता है। यह संग्रहालय एक 7 मंजिला खोखला चांदी का दीर्घवृत्त है जिसे दुबई के शासक के अरबी सुलेख उद्धरणों से सजाया गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि इस पर अरबी में डिज़ाइनिंग की गई है। ठीक है, यह आगंतुक को वर्ष 2071 की यात्रा पर ले जाते हुए डिज़ाइन और प्रौद्योगिकी नवाचारों का प्रदर्शन करेगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक ने ई-रूपी सेवा के अधिग्रहण भागीदार के रूप में करार किया है। पेटीएम पेमेंट बैंक सरकार की ई-रूपी, आपको पता होगा कि सरकार ने ई-रूपी घोषणा की है, डिजिटल करेंसी घोषणा की है, तो ई-रूपी पाउचर पहल के लिए आधिकारिक अधिग्रहण भागीदार बन गया है। बैंक ने बाद के मर्चेंट बेस का लाभ उठाने के लिए पेटीएम पेरेंट 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। इससे पेटीएम के मर्चेंट ई-रूपी के जरिए पेमेंट कलेक्ट कर सकेंगे, मतलब जितने भी ई-रूपी को यूज़ करने वाले मर्चेंट हैं वो पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। ई-रूपी एक कैशलेस प्रीपेड वाउचर है जिससे लाभार्थी SMS या QR कोड के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मूडीज़ ने कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 9.5 कर दिया है।
तो इम्पोर्टेंट है कि पहले क्या था और कितना बढ़ा दिया है। मूडीज इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स सर्विसेज ने कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान को 250 आधार अंकों, मतलब जो बेसिस पॉइंट होते हैं उनसे बढ़ाकर 9.5% कर दिया है। 250 आधार अंकों की बढ़ोतरी हुई है। यह वित्त वर्ष 2023 के विकास अनुमान को 8.5% तक बताता है, जबकि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण ने 22-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 8 से 8.5 के बीच बढ़ने का अनुमान लगाया है। बजट ने वास्तविक रूप से 7.8 और 8.1 के बीच सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान लगाया है। इंपॉर्टेंट है, 22 से 23 के लिए बताए गए हैं ये। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। आइकिया इंडिया, आपने सुना होगा आइकिया इंडिया के बारे में, तो उसने सुजैन पुलवरर को पहला महिला CEO नियुक्त किया है अपना भारत के लिए। आइकिया ने अपने भारतीय कारोबारों के लिए सुजैन पुलवरर को अपनी पहली और अपनी नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य स्थिरता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। पुलवरर ने भारत के निवर्तमान CEO पीटर बेटजेल का स्थान लिया, जो आइकिया समूह के भीतर अपने अगले कार्यभार को संभालेंगे। 1997 में आइकिया में शामिल हुए पुलवरर ने कंपनी में विभिन्न भूमिकाओं में काम किया है। यह उनका भारत में तीसरा कार्यकाल है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बोर्ड में शामिल हुए हैं सुजय चौधरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बोर्ड में योजना और व्यवसाय विकास निदेशक के रूप में शामिल हुए हैं। यह इंडियन ऑयल के पंजाब राज्य कार्यालय का नेतृत्व कर रहे थे, जहां वे पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्य और जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेशों में सभी पेट्रोलियम गतिविधियों के प्रभारी थे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ होता है, पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, तो ये नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। राकेश शर्मा फिर से बन गए हैं IDBI इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नए MD और CEO। IDBI बैंक के बोर्ड ने 19 फरवरी 2022 से 3 साल की अवधि के लिए कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में राकेश शर्मा को पुनः नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक में अपना बैंकिंग करियर शुरू किया था। राकेश शर्मा जी ने वह सितंबर 2015 में केनरा बैंक में MD और CEO के रूप में शामिल हुए और जुलाई 2018 में बैंक से सेवानिवृत्त हुए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारतीय नौसेना को बोइंग ने 12वां P-8I विमान दे दिया। आपको पता होगा कि अमेरिका की जो कंपनी है वो भारत को विमान भेज रही थी, तो उसने अपना 12वां विमान दिया है P-8I। भारतीय नौसेना को अमेरिकी स्थित एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने 12वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान, क्या है पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान, एक P-8I प्राप्त हो चुका है। यह 2016 में रक्षा मंत्रालय द्वारा हस्तांतरित विकल्प अनुबंध के तहत दिए गए अतिरिक्त विमानों में से चौथा है। P-8I भारतीय नौसेना के बेड़े का एक अभिन्न अंग है और 2013 में इसे शामिल किए जाने के बाद से 35,000 उड़ान घंटों को पार कर चुका है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मिरे असेट MF ने शुरू किया है निफ्टी मिड कैप 150 ETF योजना को। तो मिरे असेट म्यूचुअल फंड ने मिरे असेट निफ्टी मिड कैप 150 एक्सचेंज ट्रेड्स फंड लॉन्च किया है। यह एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जिसका उद्देश्य 150 मिड मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करना है और NFO अवधि के दौरान योजना में न्यूनतम प्रारंभिक निवेश 5,000 रुपये और उसके बाद 1 रुपये के गुणकों में होगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क आपको पता होना चाहिए कि 24 फरवरी को मनाया जाता है। 24 फरवरी 1944 को लागू किए गए केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम को चिन्हित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। यह दिन केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के योगदान को चिन्हित करता है और उनका सम्मान करता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड पूर्व में केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। ये भी इम्पोर्टेंट है, राजस्व विभाग के अंडर में आता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दिया कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग वीडियो का बेनिफिट ले सकें। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। 24 फरवरी को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पर जारी की गई है राष्ट्रीय रणनीति।
इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अश्वनी वैष्णव ने 24 फरवरी 2022 को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पर राष्ट्रीय रणनीति जारी की है। यह अगली पीढ़ी के डिजिटल निर्माण को पूरा करेगा और स्थानीय उद्योगों की निकट सक्षमताओं को कम करेगा, असक्षमता जो है। ठीक, ये देख सकते हो आप अश्विनी वैष्णव जी। मौजूदा शोध ज्ञान आधार को बदलने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में नवाचार और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित किया जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा है। अगरतला में शुरू हुआ है दूसरा बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन। 23 फरवरी 2022 को अगरतला में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय फिल्म महोत्सव बांग्लादेश की मुक्ति की स्वर्ण जयंती समारोह का ही एक हिस्सा है और यह 1971 के गौरवशाली इतिहास और बांग्लादेश की मुक्ति में भारत की भूमिका को याद करने के लिए बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम से संबंधित सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का प्रदर्शन करेगा। आपको पता होगा कि 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। भारतीय सेना ने उस टाइम पर इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने तत्काल बहुत अच्छे से बहुत बड़ा एक स्टैंड लिया था और बांग्लादेश को मुक्त करा दिया था, पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। तो इम्पॉर्टेंट दिन है भारत के लिए भी, भारत का बहुत बड़ा योगदान है बांग्लादेश की स्वतंत्रता में। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। सर्बानंद सोनोवाल ने निकर्षण सदन का उद्घाटन किया है। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 23 फरवरी 2022 को DCI ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ड्रेजिंग संग्रहालय निष्कर्षण सदन का उद्घाटन किया है। ये आप देख सकते हो, वहाँ पे जहाज वगैरह रखे गए हैं संग्रहालय में। इसका उद्घाटन विशाखापट्टनम के DCI परिसर में हुआ है। ये पता होना चाहिए आपको कहाँ पर है, तो ये विशाखापट्टनम में है। और उन्होंने कौशल विकास सुविधा समुद्री और जहाज निर्माण के में उत्कृष्टता केंद्र CEMS का भी उद्घाटन किया है। ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये तो। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। DRDO और IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों ने क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का प्रदर्शन किया है। कैसे क्वांटम डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? DRDO और IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार फरवरी 2022 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और विंध्याचल के बीच 100 किमी से अधिक की दूरी के बीच क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। यह पहले से ही क्षेत्र में उपलब्ध एक वाणिज्यिक ग्रेड ऑप्टिकल फाइबर पर हासिल किया गया था। यह तकनीक सुरक्षा एजेंसियों को एक उपयुक्त क्वांटम संचार नेटवर्क की योजना बनाने में सक्षम बनाएगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। शतरंज में 16 साल के प्रज्ञानानंद ने मैग्नस कार्लसन को मात दी है। ये आप देख सकते हो प्रज्ञानंद। ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि ये बहुत कम उम्र के हैं और इन्होंने भी अब ये तीसरे भारतीय हैं जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हरा दिया। आपने सोच सकते हैं कि मैग्नस कार्लसन को हराना कोई इजी काम नहीं है, वो विश्व विजेता है। तो 16 वर्षीय रमेश बाबू प्रज्ञानानंद ने फरवरी 2022 में एयर थिंग्स मास्टर्स टूर्नामेंट के 8वें दौर में विश्व चैंपियंस मैग्नस कार्लसन को खिताब के खिलाफ जीत हासिल की, मतलब उन्हें हरा दिया है। अभिमन्यु मिश्रा, संगई कारजाकिन, मुकेश डी और जवोखिर सिंद्रोव के बाद ये ग्रैंड मास्टर बनने वाले 5वें सबसे युवा खिलाड़ी हैं। 16 साल की उम्र में बन गए हैं। वह शतरंज के दिग्गज विश्वनाथ आनंद और P हरिकृष्णा के बाद मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय भी हैं। मैंने आपको बताया था पहले भी, अभी मतलब ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। GMR ग्रुप ने UAE में T20 लीग में फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है। दिल्ली स्थित बुनियादी ढांचा कंपनी GMR ग्रुप ने संयुक्त अरब अमीरात में T20 लीग में दुबई फ्रेंचाइजी के स्वामित्व और संचालन के अधिकार को हासिल किया है। 2022 में खेली जाने वाली 6 टीमों की लीग को अमीरात क्रिकेट बोर्ड ने मंजूरी दी है और इसे सालाना आयोजित किया जाएगा। GMR ग्रुप इंडियन प्रीमियर लीग टीम दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली कैपिटल्स का सहमालिक भी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। NCUI और इंडिया HIV एड्स अलायंस के बीच समझौता हुआ है। NCUI क्या है? ट्रांसजेंडर समुदाय को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, ठीक है,
नेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया और इंडिया HIV एड्स अलायंस ने 23 फरवरी 2022 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह ट्रांसजेंडर समुदाय को आजीविका के अवसरों को बढ़ाएगा। दोनों ने प्रमुख मुद्दों पर आम सहमति बनाने के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर एक हितधारक परामर्श कार्यालय आयोजित करने का भी प्रस्ताव रखा है। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI, नेशनल ट्राइब रिसर्च इंस्टीट्यूट और BAJSS के बीच एक समझौता हुआ है। भारतीय आदिम जनजाति सेवा संगठन को BAJSS बोला जाता है। तो राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान और BAJSS के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके तहत NTRI नई दिल्ली में एक संसाधन केंद्र के रूप में BAJSS के साथ दुर्लभ पुस्तकों के भंडार के साथ एक डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। BAJSS पुस्तकालय में दुर्लभ पुस्तकों के संरक्षण और डिजिटलीकरण के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कुल 150 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। आंकड़ों में संशोधन पर इंडिया रेटिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में GDP 8.6 रहने का अनुमान लगाया है। इससे पहले एक और हमने एजेंसी की रेटिंग्स चेक कर ली हैं। इंडिया रेटिंग्स ने 21-22 के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के अनुमान को संशोधित कर 8.6 कर दिया है, जो कि पहले 9.2% था। इससे पहले बर्कलेज ने दिसंबर 2021 की समाप्त तिमाही के लिए 6.6 की GDP वृद्धि का अनुमान लगाया था। NSO के आंकड़े आपको पता है कि 28 फरवरी को रिलीज होने हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? ग्लोबल क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए ट्रिप मनी ने SBM बैंक के साथ समझौता किया है। मेक माई ट्रिप की फिनटेक शाखा ट्रिप मनी ने SBM बैंक इंडिया के साथ एक नया रुपया मूल्य वर्ग सुरक्षित क्रेडिट कार्ड ट्रिप मनी ग्लोबल कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है। ठीक है, ट्रिप मनी कार्ड का उपयोग 150 प्लस देशों में किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़, PM किसान सम्मान निधि की अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रहा है। ठीक है, 11 लाख से अब ये ग्राहकों को जोड़ चुका है। ठीक है, और तीसरी वर्षगांठ मना रहा है। इसमें आपको पता होगा कि 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं, मतलब 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें दी जाती हैं किसानों को, ताकि वो अपने मतलब कुछ तो सहायता उन्हें मिलेगी आर्थिक। तो तीसरी वर्षगांठ मना रहे 2019 में यह योजना लॉन्च की गई थी। केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने कोल इंडिया लिमिटेड के ERP सिस्टम का शुभारंभ किया है। उन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड से मौजूदा तथा अगले वित्तीय वर्ष के लिए उत्पादन लक्ष्य हासिल करने का भी आग्रह किया है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? मोटे अनाजों का गौरव वापस लाने के लिए देश 3 क्षेत्रों खाद्य, पोषण तथा अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भर बनने का पीयूष गोयल जी ने बात कही है। श्री गोयल ने भारत को मोटे अनाजों का अग्रणी निर्यातक बनाने के लिए 4 मंत्र दिए हैं। अगले माह 5 वर्षों में तिलहन के अंतः फसलीकरण के लिए 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बढ़ाया जाएगा, ताकि मोटे अनाजों को प्रोत्साहन किया जा सके, तिलहन को प्रोत्साहन किया जा सके। ठीक है, चलिए, तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी। अगले न्यूज़ देखते हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी कल हम्पी में भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम पर अपनी तहर के पहले सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। आपको पता होगा कि देवायतनम ये शैली कहाँ पर होती है? दक्षिण भारत में। तो सम्मेलन में मंदिर के दार्शनिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, कला और स्थापत्य पहलुओं पर विचार विमर्श भी किया जाएगा। उद्घाटन में पट्टाभिराम मंदिर में ये जाएंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। पूर्वोत्तर नारी शक्ति का सामाजिक विकास की तरफ एक कदम, शराब व अफीम पर प्रतिबंध। पूर्वोत्तर परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक पंजीकृत संस्था की एक पहल है। ठीक है, तो पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जहाँ जैसे अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पर जनजातियों के द्वारा एक स्कीम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, पूर्वोत्तर नारी शक्ति का सामाजिक विकास की तरफ एक कदम के रूप में, और यह गांव खोसा और लोंगडिंग जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर स्थित है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। जलवायु परिवर्तन से भविष्य में चने के पौधों की जड़ सड़ने जैसी मिट्टी जनित बीमारियों होने की संभावना है, वैज्ञानिकों ने बताया है। ऐसा वैज्ञानिकों ने इस बात का पता लगाया है कि
शुष्क जड़ सड़न रोग के लिए उच्च तापमान वाले सूखे की स्थिति और मिट्टी में नमी की कमी अनुकूल परिस्थितियां हैं। यह रोग चने की जड़ और धड़ को नुकसान पहुंचाता है। यह कार्य रोग का प्रतिरोध करने के क्षेत्र में विकास और बेहतर प्रबंधन रणनीतियों को उपयोगी बनाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सभी बाधाओं को दूर करने और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में पीएम गति शक्ति के महत्व पर जोर दिया है। आपको पता होगा कि पीएम गति शक्ति इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बजट में 4 ही पिलरों का, स्तंभों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से एक गति शक्ति है। तो उन्होंने कहा है परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर मेनली कम्स अंडर पीएम गति शक्ति। ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।